नमस्कार मेरे भाइयों। मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है, क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है। अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो। अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। क्या बात है, आ गए आज, थोड़ा जल्दी आ गए, क्या बात है। मैं सोच रहा था यार थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज की जाए आज, तो चलो अच्छी बात है तुम लोग साथ में हो तो आज कुछ डिफरेंट किया जाए। मैंने सोचा यार कि बहुत हो गया पुरानी पुरानी सेटिंग। तो बताओ यार भाई लोग कैसे हो, सबको आ जान दो, आज अपने पास टाइम है थोड़ा सा, सबको आ जान दो। तो चलो यार, सब लोग आ गए, सब लोग बैठे हुए, अब मैं क्लास चालू कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट जो किया था, मुझे जहाँ तक याद है, जितना मुझे याद है वो यार अपन ने फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह अपन ने पूरा कर लिया था। याद है तुम लोगों को? फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह अपना पूरा हो गया था, बताओ एक बार। ठीक है, तो चलो, फाइनेंशियल लेवरेज अपना हो गया था। मैंने तुम्हें बेसिक्स भी समझा दिए थे पूरा कि कैसा क्या होता है, अपन ने नोट्स भी बना लिए थे। तो अब अपना काम कुछ नहीं है, अब अपन को काम करना है इसके फॉर्मूलेस पे। मैंने तुम लोगों को डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला भी बता दिया था। तो अब यार हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे चीज़ें और डिटेल में कर सकते हैं। तो शुरू करूँगा यार मैं, सब लोग ध्यान देना मेरी बातों पे, और अगर कुछ नहीं आए तो बिल्कुल पूछो, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी दिमाग ख़राब मत करना, बस मैं जो बताते जाऊँ वो सुनते जाना। कल अगर तुम्हें याद हो तो हमने यहाँ तक कर लिया था, मैंने तुम्हें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बता दिया था। तो इसको अब अपन आगे लिखते हैं। एक बार फिर से मैं तुम्हें डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। नॉन करेंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, ये डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। नाउ इसका मतलब क्या होता है, मैं सब चीज़ें सिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी सिखाया था कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो डिफाइन करता है कि एक तरीके से देखा जाए अगर, तो डेट तुम्हारे लिए लग्जरी है। नाउ याद रखना, मैंने पहले भी सिखाया है लेकिन एक बार और बता देता हूँ, जब भी कहीं डेट लिखा मिल जाए
तो वो होगा नॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे टोटल डेट लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी समझ जाना वो है करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ये टोटल डेट होता है। कहीं क्वेश्चन में, अब सीबीएसई है, हम उससे जीत तो सकते नहीं है और बुक से हम उनसे भी नहीं जीत सकते, तो अगर कहीं पे भी तुम डेट लिखा हुआ देखो तो समझ जाना वो नॉन करंट लायबिलिटी है। और अगर टोटल डेट लिखा हुआ देखो तो समझ जाना कि वो करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज है, और तुम्हें उसके लिए ये डेट टू इक्विटी रेशियो का डेट निकालने के लिए करंट लायबिलिटीज को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास आएगा, टोटल डेट में से हटाना पड़ेगा। ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, बैलेंस शीट मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, बैलेंस शीट मैं तुम्हें याद करा चुका हूँ, तो तुम्हें पता है कि भैया बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें यह भी पता है कि शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है। तो आगे बात करते हैं। हमें इसमें ध्यान देना है कि हमने डेट टू इक्विटी रेशियो जब लिखा तो हमने इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज को शेयर होल्डर्स फंड के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया? हमें यह चेक करना है कि जो हमारा डेट है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स जा सकता है हमारी इक्विटी के। हमारी इक्विटी अगर 1 है तो 2 हमारा डेट है, यानी 2 टाइम्स हमारा डेट है। सोच के देखो, हमारा डेट 2 टाइम्स जा सकता है। अब यार परेशानी पता है कहाँ आ गई कि यार मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या लॉजिक है कि जब डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला जा रहा है तो मुझसे बोला जा रहा है कि तुम डेट जो है वो 2 टाइम्स रख सकते हो ऑफ इक्विटी। यानी अगर इक्विटी मेरे पास 1 लाख रुपए है तो सोच के देखो, मुझे बैंक से 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। मैं कंफ्यूज हो गया यार। मैंने कहा ऐसे तो मैं बैंक को बड़े आराम से लूट सकता हूँ यार। सोच के देखो ना यार, मेरी जेब में 5 लाख रुपए है, मैं बैंक के पास गया, मैंने बताया बैंक भाई मेरे पास 5 लाख रुपए रखा हुआ है, बीइंग अ बिजनेस मेरे पास इक्विटी 5 लाख रुपए रखा हुआ है। बैंक को मैंने बोला मुझे दे दो 10 लाख का लोन, क्योंकि मुझे इस हिसाब से तो मिल सकता है 10 लाख रुपए तक का लोन, क्योंकि डबल मिल सकता है, 2 टाइम्स मतलब डबल हो गया। बैंक भी कंफ्यूज, बोला यार बात तो सही कर रहे हो तुम, तुम्हें मिल सकता है बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई भी कहती है आप 2 टाइम्स तक लोन ले सकते हो, 2 टाइम्स तक डेट ले सकते हो। कल की कहानी तुम्हें पूरी याद हो तो। कंफ्यूजन फैल गया। तो मुझे ये बताओ हाउ द हेल इट इज़ गोइंग टू हैपन कि तुम्हारी जेब में अगर इक्विटी 1 लाख है तो डेट मतलब बाहर से लोन तुम्हें 2 लाख रुपए का मिल सकता है। नाउ आई एम आस्किंग योर ओपिनियन, नाउ यू कैन कॉमेंट। अब कॉमेंट सेक्शन का यूज़ करो और मुझे बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं तो मुझे 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ऐसे तो बैंक लुट जाएंगे ना, ऐसे तो डेट देते देते परेशान हो जाएंगे वो। और मेरे पास मेरी इक्विटी, मेरे पास मेरा खुद का पैसा 1 लाख है, बैंक अगर छापा मारने भी आया तो भैया उसको तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेंगे मेरे पास से। तो हाउ द हेल इट इज़ पॉसिबल, बताना चालू करो, फिर मैं इसके आगे तुम्हें समझाता हूँ, अगर मुझे लगा कि तुम नहीं बता पा रहे हो तो। लोन टू कोलेट्रल के अगेंस्ट मिलेगा, डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। प्रिया, मैंने कुछ और पूछा, तुमने कुछ और आंसर दिया। मैंने पूछा कि इक्विटी 1 लाख है तो उसको 2 लाख का लोन कैसे मिल सकता है जब उसके पास पैसा नहीं है, तो तुमने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी हैं। ऐसा आंसर है ये। कुछ भी। रीति भी थोड़ा ट्राई कर रही है, ठीक है, चलता है चलता है। कोलेट्रल सीज कर लेते हैं, पार्थ भाई का कहना है। कोलेट्रल, अच्छा अच्छा अच्छा, पर्सनल प्रॉपर्टी से, अरे क्या बात है। कोलेट्रल, एसेट गिरवी और कोलेट्रल, बाकी अमाउंट सिक्योरिटीज़ के जैसे बैंक रख लेगा अपने पास शायद। अच्छा, कैश फ्लो से कोई, कैश फ्लो ही तो, कैश ही बेचारे के पास 1 लाख रुपए, यार क्या करोगे तुम, कैश ही तो अभी भाई, अभी शुक्ला भाई। ये तो विशाल भाई ठीक है, एज पर आरबीआई रूल्स हो गया डबल नहीं मिलेगा। आरबीआई ये नहीं कहता कि डबल ले लो, आरबीआई ये कहता कि मैक्सिमम डबल मिलेगा मेरे भाई। बैंक समहाउ पैसे निकाल ही लेती है। लियो भाई ही इज़ क्वाइट होपफुल, पॉजिटिव माइंड से है कि वो तो निकाल लेगी। नहीं, लेकिन लियो भाई ऐसे दुनिया नहीं चलती ना यार। ये तो अपने घर की बात हो गई, हाँ वो तो हम निकलवा लेंगे वाली बात, ऐसे लेकिन दुनिया नहीं चलती। आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं कहती हैं। ये गीतिका हो गई या 2-3 लोग हो गए जिन्होंने आंसर दिया है, जैसे विशाल भाई ने भी बोला है। प्लीज़ कंफ्यूज मत हो, आरबीआई की गाइडलाइंस कभी नहीं कहती कि आप 2 टाइम्स ले सकते हो। आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक ले सकते हो, मैक्सिमम 2 टाइम्स ले सकते हो या ट्वाइस ले सकते हो, जो भी आपकी इक्विटी है। ये डिफरेंट चीज़ हो जाती है।
आरबीआई ने कभी नहीं कहा कि 2 टाइम्स उठा लो। आरबीआई ने कहा कि मैक्सिमम अगर तुम लोन या डेट लेना चाहते हो तो वो तुम्हारी इक्विटी का 2 टाइम्स जा सकता है। सॉरी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरबीआई बोल रही है कि दुगना लो, नहीं भैया, आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं बोला। आरबीआई ने मैक्सिमम बैरियर सेट करके रखा हुआ है कि 2 लाख रुपए, जैसे 1 लाख के बदले है तो 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं तुम लोगों की बात समझ गया जो तुम लोगों ने बोला। और जो एक चीज़ निकल के आई इसके अंदर, कोलेट्रल की बात चल रही थी। तो जिन लोगों ने भी कोलेट्रल बोला है, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, मैं बधाई देना चाहूँगा आपको कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक वो चीज़ सही बोली है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि आप लोग ये चीज़ जानते हैं और आप लोगों ने एसेट से रिलेटेड बहुत अच्छी बात बोली है। तो चलो यार, तुम लोगों को इतना मालूम है तो क्यों ना मैं तुम्हारी और जो तुम्हारा ज्ञान है वो और बढ़ा दूँ। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें लिखूँगा, एक मैं बताने वाला हूँ सीबीएसई वालों को और एक मैं बताने वाला हूँ आईएससी वालों को। आईसीएससी 10th तक होता है तो ऑब्वियसली आईएससी में हो गया अभी 11th 12th वाले बच्चे जो हमारे हैं आईएससी के, और यही आपके बीच डिफरेंस है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फॉर्मूला सीबीएसई वालों को। हाँ भाई, तो हम लोग करेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। बेसिकली ध्यान देना, सबसे पहले मेरे सीबीएसई भाइयों बहुत अच्छे से ध्यान देना, अगर इसके आइडियल रेशियो की बात करूं तो ये होता है 2:1, या डेट टू टोटल एसेट की बात करूं तो ये होता है 1:2। आईएससी वालों पे बाद में आऊँगा, पहले सीबीएसई वालों को बता देते हैं। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या कहता है? सिंपल सी बात है, वो इतना अच्छे से और इतना प्यार से समझाते हुए बोलता है, तुम डेट लेने जा रहे हो ना, जाओ, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना भी डेट लेके आओगे तुम्हारे पास उसके बदले में, उसके मुकाबले में तुम्हारे पास एसेट्स कम से कम उसके भी 2 गुना होने चाहिए। यानी ज़रा ऊपर से ध्यान दो, मैं जो डेट लेने निकला था वो डेट था 2 लाख रुपए का। यानी अगर मेरे पास डेट 2 लाख रुपए का है तो मेरे पास उससे रिलेटेड एसेट्स जो हैं वो कम से कम उसके भी दुगने होने चाहिए। यानी 2 लाख का डेट लेने जा रहा हूँ तो एसेट्स 4 लाख होने चाहिए। अगर 4 लाख का लोन लेने जा रहा हूँ तो एसेट्स 8 लाख रुपए के होने चाहिए। मतलब समझ जाओ कि तुम्हारे पास एसेट्स कितने ज़्यादा होने चाहिए। तो जैसा मैंने बोला कि अगर तुम्हें 8 लाख का लोन चाहिए तो तुम्हारे पास जो एसेट्स होने चाहिए 8 2 16, 16 लाख रुपए के एसेट्स होने चाहिए। हिस्सा बराबर याद रखते हो। सीधी सी बात है, जितना भी लोन लेने जा रहे हो तुम्हारे पास उससे दुगने एसेट्स होने चाहिए, तभी तुम उतना लोन लेने जा सकते हो। यानी फॉर्मूला इसका कहता है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर से बोल रहा हूं, टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज डेट होता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। सो भाई ध्यान देना, यहां पर तुम्हारे पास एसेट्स दुगने होने चाहिए जितना भी तुम लोन लेने जा रहे हो। और हमारे आईएससी वाले भाइयों, क्योंकि सीबीएसई से आपकी थोड़ी सी लड़ाई चलती है, नोक झोंक चलती रहती है, इनका कहना था कि अच्छा तुम टोटल एसेट टू डेट कर रहे हो, हम चोट्टापाई करेंगे, हम उल्टे कर देंगे, हम बिल्कुल ही उल्टा कर देंगे, हम जज्बात बदल देंगे, वक्त बदल देंगे, देखिएगा आप। उन्होंने उसी रेशियो को उल्टा लिखा। उन्होंने बोला नॉन करंट लायबिलिटीज होल अपॉन टोटल एसेट्स। अब ये मैंने आपको सिखा दिया भाई, इसके अंदर भी जज्बात सेम है, भावनाएं सेम है, सारी चीज़ें सेम है। आपको बस एक ही चीज़ समझनी है कि आपके पास एसेट्स दुगने होने चाहिए। तो देखो यार, अकाउंट्स इसीलिए ब्यूटीफुल कहलाती है क्योंकि अकाउंट्स जिस तरीके से फंसाती है ना, मज़ा ही आ जाता है कि भाई क्या तरीके से बोला है, क्या तरीके से बोला है। मतलब उनने एक तरीके से होप दे दी कि देखो भाई ध्यान से देखो, तुम्हें पता है तुम्हारी कैपिटल यानी तुम्हारी इक्विटी का दुगना लोन मिल सकता है। तो सब एक्साइटेड हो गए, सब बहुत एक्साइटेड हो गए, वाह मुझे मेरी इक्विटी का दुगना लोन मिलेगा। एकदम से जोश में खड़े हो गए कि यार मेरी इक्विटी जो भी थी उसका दुगना लोन मिलेगा। घर पे बता दिया, मौसा जी को बता दिया, फूफा जी को बता दिया, पड़ोस में आंटी रहती है उनको बता दिया, उनके बच्चे को 2 साल का था उसको भी बता दिया, समझ में आए ना आए, इतनी खुशी हो गई। लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर अभी और डिटेलिंग बाकी है। और वो डिटेलिंग ये है कि लोन दुगना मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारी इक्विटी के, लेकिन बंधु याद रखना, वो लोन जो तुम्हें मिलेगा उसके लिए तुम्हारे पास एसेट्स उससे भी दुगने होने चाहिए, उससे भी दुगने होने चाहिए, तब मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा।
क्योंकि तुम लोगों ने उसका आंसर बहुत ही सही दिया था कि कोलेट्रल रखना पड़ता है, और कोलेट्रल जो भी तुम लोन लेने जा रहे हो उससे दुगनी वैल्यू तक का होना चाहिए। बिजनेस माइंड ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो भले ही इक्विटी कुछ भी हो, तुम्हें लोन नहीं मिलेगा उसके 2 गुने में मेरे मुन्ना। तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास उतने एसेट्स होंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले सीखे, एक डेट टू इक्विटी रेशियो और एक टोटल एसेट टू डेट रेशियो या डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डिपेंडिंग अपॉन आप सीबीएसई में है या आईएससी। सीबीएसई में मैंने बता दिया और आईएससी में मैंने बता दिया। पूरे रेशियोज़ में पता है, पूरे रेशियोज़ में सीबीएसई और आईएससी में बस इतना डिफरेंस है, बस इतना। तो बताइए मेरे भाई लोग, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बता दो मुझे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, और ये आपने नोट डाउन किया या नहीं, जल्दी से बता दो। क्योंकि अभी मैं इसके बाद फिर से एक बार रिवाइज करवाने वाला हूँ सारे रेशियोज जितने अपन ने किए, और आंसर तुम सब करोगे। आज पार्टिसिपेशन मुझे तुम्हारा चाहिए, आंसर तुम सब करोगे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अरे आर्यन भाई सरकार छोड़ो, हमारा कानून इतना इतना आसान कैसे हो सकता है, इतना ईजी कैसे हो सकता है? वही है ना भाई, कैसे थोड़ा ना छोड़ देंगे। सही पकड़े हैं जी उमंग भाई, इन्वर्स हो गया है, लिखो इसको जल्दी से। चलो भाई, मैं तुम लोगों से अब रिवीजन करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ तैयार रहना। मेरे पास भी बुक ओपन है, तुम लोगों के पास भी है। बुक नहीं है तो भी चलेगा, मैं बस फॉर्मूलेस तुम्हें करवा रहा हूँ। मैं बस एक बार देख रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले। आईएससी वाला नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, तुम लोग को आईएससी वाला नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग तैयार हो एक बार रिवीजन के लिए? जल्दी से बताओ। मैं एक बार सारे रेशियोज़ रिवाइज करवा रहा हूँ और चेक करवा रहा हूँ कि तुम लोगों को आए हैं कि नहीं आए हैं, सारे रेशियोज़ याद हुए हैं या नहीं। जल्दी से बताओ भाई, सब ने नोट कर लिया कि नहीं? और अब हम रेशियोज़ करना चालू करें। लिख लिया है, चलो बढ़िया है। शुरू कर रहा हूं मैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, जल्दी से आंसर टाइप हो जाना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। तो लिख देता हूं भाई मैं। ऐसी पार्टिसिपेशन चाहिए भाई, याद रखना, मुझे ऐसी ही पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी मजा आएगा। और काकल वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लाइफ में शॉर्टकट यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म यूज़ करो, मैंने भी किया, अब मेरे लिए ऑप्शनल है आज के टाइम पे यूज़ करना। जब मैं फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो तुम बेचारे क्यों थक रहे हो यार, हैं? स्विफ्ट की डाउनलोड कर लो, CUR लिखोगे पूरा करंट आ जाएगा लिखा हुआ। काहे को आधे थकान भर रहे हो भाई? अभी से शॉर्टकट लोगे तो पूरी लाइफ कैसे चलेगी? फुल फॉर्म लिखा करो। सेकंड पे आता हूँ फिर मैं। बताओ भाई, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बात है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। वर्तमान संपत्ति अपॉन वर्तमान कर्जा, अरे वाह क्या बात है। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है भाई। आयुषी, अभी जिनने भी फुल फॉर्म लिखे हैं मैं बस उन्हीं के रीड करूंगा, बाकी शॉर्ट फॉर्म वाले तो यार शॉर्टकट वाले पसंद ही नहीं आते, मुझे पता है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सब लोगों के आंसर आने चाहिए भैया, कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, सबके आंसर आने चाहिए बैक टू बैक टू बैक। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आध आंसर देके बस बैठ जाओ, नहीं, सबके आंसर चाहिए मुझे। आयुषी बोले मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ, बढ़िया बढ़िया आयुषी, बस यही चाहिए ज़िंदगी से, यही चाहिए। काम करो तो पूरा करो, वरना ना करो। जी भाई उमंग, देख लिया मैंने। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं। बताओ भाई, नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? वाह यार, मतलब याद हैं, चलो ये अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, वेरी गुड। समर भाई ने बोला अच्छा फुल फॉर्म लिखने हैं, हम बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय भी लिखेंगे पूरा। चलेगा 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 समर भाई सॉरी, चलेगा चलेगा। एकता, नीरज, हार्दिक, दीक्षा, सब वैष्णवी सब दे रहे हैं आंसर, ठीक है। प्रिया, रिया पाणे जी आपने भी दिया है, बिल्कुल। अमंग भाई आप भी हैं, सब लोग हैं, खबीब भाई भी हैं हमारे, सब ने आंसर दिया है। बस ऐसे ही चाहिए मुझे, सबके आंसर आते रहने चाहिए, ठीक है। और जो नहीं दे रहे हैं भाई, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चालू करो, है अच्छे लगना चाहिए यार, लगना चाहिए कि माहौल बना रहे हैं अपन। कार्तिक भाई का भी आंसर आ गया, अच्छा ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन 5th वाले पे। शुरू हो जाओ जल्दी से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अच्छा भाई ठीक है, जैसा आप बताते जा रहे हो मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अपने को पूरे याद होने चाहिए, बस अपना मेन फोकस है कि अपन ने जितना भी किया है अपन को पूरा याद होना चाहिए, और तुम सब ने करके रखा हुआ है। बस ये अपने एक तरीके से नोट्स बन गए कि हाँ भैया यहाँ तक अपन ने एक बार पीछे मुड़ के भी देख लिया था कि अपन को सब बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आते रहना चाहिए आंसर, और हाँ भैया जोश बना रहना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीच में ढीले ही पड़ गए। जल्दी 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 आंसर करो यार, जल्दी जल्दी करो सबके सब। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल बस समर भाई बस
बस ऐसे ही चाहिए आंसर बस। आर्यन भाई गलत हो यार तुम। छावड़ा जी गलत आंसर दिया। है गया गया। रिया पांडे जी गलत आंसर है। लियो बैनर्जी भाई गलत आंसर है। सृष्टि गौर गलत आंसर। प्रिया गलत आंसर। नेट सेल्स नहीं बोलते हैं अब हम। छावड़ा जी गलत आंसर। अनीश अवी गलत आंसर। उमंग भाई गलत आंसर। अनुष्का गलत आंसर। याद रखना, अगर आप नेट सेल्स लिख रहे हो तो आपके मार्क्स सीबीएसई काट लेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यू डोंट हैव टू राइट नेट सेल्स, व्हाट यू हैव टू राइट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है भाइयों, सीख मिल गई। इसलिए बोलता हूँ लिखो चैट सेक्शन में, ताकि मैं गलतियाँ बता सकूँ। अगर गलती कर रहे हो, कुछ सीखने में गलती हो रही है तो हाँ, रेगुलर लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है नेट सेल्स ही है, लेकिन जब कहीं पे लिखोगे, जब कहीं पे बताओगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें वहाँ पे नेट सेल्स नहीं लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखना है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ है, बट टेक्निकलिटी है, क्या करें, मार्क्स उससे जुड़े हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे मार्क्स चले जाए, तो ज़रूरी है जानना। बताइए। यस, इसलिए शॉर्टकट मत अपनाओ, बिल्कुल शॉर्टकट मत अपनाओ, आराम से पूरा लिखो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मतलब तुम्हें रेशियोज याद हैं सबको। हमने कितने कर लिए यार? 7 कर लिए। वेरी गुड यार, सही जा रहे हो तुम लोग तो यार, बहुत ही सही जा रहे हो। याद करके बैठे हुए हो यार तुम लोग तो, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। चलो भाई 8वें पे आते हैं। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जल्दी से। हाँ आस्था, तुमने 6 बार में से 2 बार दिया, बाकी 4 बार कहाँ थे ये बताओ। वाह क्या बात है नंदू, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तरोताज़ा बैठी हुई है। पूछो बस एक बार, मुझे सारे रेशियो याद हैं। वेरी गुड, बस यही चाहिए। पांडे जी भी हमारे हैं। रीति शर्मा, दीपांशी, गुड यार, गुड। बहुत अच्छा आंसर है यार दीपांशी, वेरी गुड। ये वाला नहीं याद अभी गुप्ता भाई, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, दैट काइंड ऑफ चीटिंग यू आर डूइंग इज नॉट एक्चुअली अलाउड, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज। नो नीड टू फॉरगेट एनीथिंग, जस्ट रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, इट विल कीप योर ब्रेन हेल्दी। बहुत ही शानदार। तो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू 100 है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड का मतलब होता है भाई, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं, तो इसका सिंपल सा तरीका बताऊं तो भाई इसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है, टैक्सेस माइनस नहीं हुए हैं और डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है। ये अपन ने बहुत अच्छे से सीखा था कि ये क्या चीज़ है। तो भाई अपॉन में लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये भी आपको याद होना चाहिए। डेट इक्विटी करके मत लिखना। हमने अगर चीज़ सीखी है तरीके से, हमें मालूम है कि ये चीज़ें बैलेंस शीट से उठ के आती हैं, तो हमें बैलेंस शीट के थ्रू ही आंसर्स याद होने चाहिए। यानी कभी कोई आपसे पूछता है, मान लो इन केस कि व्हाट द हेल इज कैपिटल एम्प्लॉयड, आप बोलोगे भैया ये बैलेंस शीट की 2 चीज़ों का मिक्सचर है। पहला हो गया अपना शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा हो गया हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़, तब जाके कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा होता है। ठीक है विशाल भाई। नेट प्रॉफिट वो लोगे आप जो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में भाई इनटू 100 कर दोगे। वाह यार, अपन बहुत करीब हैं यार चैप्टर ओवर करने के। इसके बाद 2 तो अपन ने अभी के अभी कर लिए, तो 10 तो हो ही गए, 5 बचे बस। बहुत ही शानदार। चलो भाई 9th वाला अभी जो मैंने करवाया है, दीजिए आंसर। डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या आंसर होगा? नहीं, उस इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट का कुछ नहीं करते हार्दिक, वो अलग चीज़ हो जाती है। ये वो इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे हो, रिसीविंग इंटरेस्ट का कुछ नहीं किया जाता। ठीक है मेरे भाई, रिसीविंग इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, परेशान मत होना भाई। नॉन करंट लायबिलिटीज़ अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, बहुत ही बढ़िया। ये भी हो गया। तो आखिरी भी लिख ले रहे हैं भाई, लास्ट वाला भी लिख रहे हैं, और आपको जो सीबीएसई वाला है वो सीबीएसई आंसर देना, जो आईएससी वाला है वो आईएससी वाला आंसर देना। ठीक है मेरे भाइयों। टोटल एसेट्स हमारे पास कितने होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज या इन टर्म्स ऑफ डेट, बताओगे जरा मुझे? क्यों नहीं? टोटल एसेट्स कितने होने चाहिए? वेरी गुड नीरज भाई, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। यानी सबको आता है, यानी अपन ने कोई भी चीज़ रश नहीं की है, अपन ने किसी भी चीज़ में गड़बड़ी नहीं की है कि ऐसा कि बिल्कुल एकदम निकल ही गए, कर ही दिया, करना ज़रूरी था इसलिए घसीटे में कर दिया। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये सारे रेशियोज़ याद होते हैं, बिकॉज अगर मैं एक दिन करवाने बिठाऊंगा और मैं बोलूँगा बेटा रट लो, पूरा याद कर लो, नहीं हो पाएगा।
दीज ऑल थिंग्स टेक्स टाइम, इनमें टाइम लगता है और धीरे धीरे ही होते हैं। हमने ले दे के 10 रेशियो कर लिए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज़, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं पूरे प्रैक्टिकल्स करवाने वाला हूँ, पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो अभी तुम लोगों को रेशियोज़ याद होने ज़रूरी हैं ताकि वो हर्डल ना बन जाए कि क्वेश्चन कैसे करूँ, मुझे तो फॉर्मूला ही नहीं आता। तो फॉर्मूला आना ज़रूरी है, फॉर्मूला सीख लिए, रख दिए एक तरफ तैयार होके, अब हम आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सब आंसर दे रहे हैं, सब अच्छे कर रहे हैं। लास्ट एक और लिखो, मतलब लास्ट तो नहीं है खैर, और हैं अभी, लेकिन अब हम 11th पॉइंट करने वाले हैं, यानी हमारा 11th रेशियो होने वाला है प्रोप्राइटरी रेशियो। नाउ प्रोप्राइटरी रेशियो अपने आप में क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो ये डिफाइन करता है कि एक बिजनेस के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होती है इन कंपैरिजन टू, मतलब शेयर होल्डर्स फंड बेसिकली देखा जाए तो शेयर होल्डर्स फंड कितना है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पास इन कंपैरिजन टू द टोटल एसेट्स। तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, खत्म कहानी, बस इतना सा। शेयर होल्डर्स फंड लो, डिवाइड कर दो टोटल एसेट से। ये एक तरीका होता है जानने का कि आपका शेयर होल्डर्स फंड जो है वो कितना है, कितना परसेंटेज है टोटल एसेट्स के। क्योंकि अगर टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में आप चेक कर सकते हो आपका लॉन्ग टर्म लोन कितना है या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी डेट कितना है टोटलिटी में देखा जाए तो, और देख सकते हो कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये शेयर होल्डर्स फंड को चेक करता है इन टर्म्स ऑफ द टोटलिटी ऑफ एसेट्स। जो टोटल एसेट्स हैं, आपके पूरे एसेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में शेयर होल्डर्स फंड कितना है, इससे ये पता चलता है। और उससे पहले वाले में हमें पता चल रहा था कि हमारे डेट यानी हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में। प्रिया थोड़ा सा गलत लिखा है तुमने, टोटल फंड्स लिखा है, वो अपॉन में टोटल एसेट्स होता है। यस, आई एम सो हैप्पी कि अपन ने ऑलमोस्ट सारे रेशियोज़ कर लिए हैं, आई एम सो हैप्पी। बस चलो आगे के थोड़े बहुत रेशियो और हैं वो ख़त्म कर लेते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। बैलेंस शीट सबने याद की है, बैलेंस शीट सबको याद है, उस हिसाब से ये तो बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि भाई हाँ शेयर होल्डर्स फंड है। क्या ही बोलूँ अब मैं इसमें, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो भाई, तो इसी बात पे 12th पे आ जाता हूँ मैं। मतलब 4 रेशियोज़ टू गो एक तरीके से देखा जाता है, 12, 13, 14, 15, क्योंकि टोटल 15 रेशियोज़ हैं। नाउ अब मैं तुम्हें वापस उसी दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ जो ट्रेडिंग और P&L की दुनिया हुआ करती थी हमारी, जिसमें हमने बहुत मेहनत की है, जिसमें हमने बहुत क्लासेस में एक्सप्लेनेशंस किए हुए हैं। सो अब हमें उस वाले माहौल में फिर से जाना है, ट्रेडिंग P&L वाले, और उससे हमें नेक्स्ट फॉर्मूला निकालना है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। और अगर तुम उस मूड में जा चुके हो, ऑपरेटिंग वाले मूड में, जहाँ पे तुम्हें पता है कि ऑपरेटिंग क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, फैक्ट्री, वेयरहाउस, ऑफिस क्या होती है, अगर तुम वापस उस सिनेरियो में, उस बिल्कुल फ्लैशबैक में जा चुके हो तो ये फॉर्मूला तुम्हें बड़े आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कुछ खास है नहीं इसमें तुम और मैं बैठ के बस बेसिक सा डिस्कशन करेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी जानने वाली ये है कि मुझे मालूम है ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है P&L अकाउंट। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के भाइयों सारे खर्चे उठा के लेके एक जगह लिखना चाहूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे, सारी कॉस्टिंग क्या कहलाएगी, उसमें लगने वाला ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में लगने वाले परचेजेस, वेजेस, और उसके बाद ऑक्ट्रॉय, फ्रेट इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, और जो भी जिस भी तरीके का खर्चा और लगता हो, कोल, फ्यूल, गैस, लाइटनिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, लाइटनिंग बेसिकली पावर वगैरह जो है, ये सब मिला लो। और मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, खर्चे की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ खर्चे की बात कर रहे हैं। हमें बता दो खर्चा क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है तुम्हारे कितने पैसे लग रहे हैं इन ऑपरेशंस को रेगुलरिटी में चलाने में, रेगुलर बेसिस पे कितना पैसा लगता है। तो यार मैंने सोचा कि यार ट्रेडिंग के पूरे खर्चों को सम अप कैसे करूं, क्योंकि ट्रेडिंग में चाहे मैं ओपनिंग स्टॉक को ले लूं, चाहे मैं परचेजेस को ले लूं, चाहे मैं वेजेस एंड सैलरीज को ले लूं, चाहे फ्रेट, कैरियज, इनवर्ड को ले लूं, चाहे मैं कोल, फ्यूल, गैस, पावर को ले लूं, ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर कुछ बनती हैं तो वो है एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बनते हैं सारे के सारे लाइन से। तो मैंने इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के सारी चीज़ों को सम अप करना था करंट ईयर के लिए, मैंने उठा लिया ट्रेडिंग से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कहता है कि इसके अंदर ट्रेडिंग का हर एक पार्ट घुसा हुआ है भैया, जो भी ट्रेडिंग के अंदर आता है करंट ईयर के एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ऑपरेशंस याद रखना, मैं अभी सिर्फ ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं क्योंकि हेडिंग मैंने डाली ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब मैं कोई भी ऐसी चीज़ ले ही नहीं सकता जो ऑपरेशंस रिलेटेड ना हो। मैं जो चीज़ ले रहा हूं वो ऑपरेशंस रिलेटेड ही ले रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने यहां पे लिख दिया, और अब इसके फॉर्मूले में चेक करूंगा कि क्या मैंने ट्रेडिंग से सारी चीज़ें उठाई।
तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड किया मैंने नेट परचेजेस, उसमें ऐड कर दिए मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब यही एक तरीके का ऑर्डर जो आप देखते हो क्रोनोलॉजिकली, आप समझिए ये जो आप ऑर्डर देखते हैं वो यही है। सबसे पहले होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आती है आपकी नेट परचेजेस, फिर आ जाते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन क्योंकि मुझे करंट ईयर के लिए चीज़ें लेनी है, इसलिए मैं माइनस कर दूंगा इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आने वाले साल में चला जाएगा। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का जाके ओपनिंग बन जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो इतना तो मैंने लिख लिया भाई, यहाँ तक हो गया। हमने लिख लिया कि हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हम ट्रेडिंग से उठाएंगे। अब P&L में जाके भैया होती है बिल्कुल एकदम हॉच पॉच, जिसे हम भसड़ बोलते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, कि भैया पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। पूरा कन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि P&L में सब कुछ लिया जाता है भाई। तुम लोगों ने मेरी शुरुआत की क्लासेस अटेंड की हैं, इसलिए मैंने उस समय इतना राम कहानी तुम्हें बताई है, क्योंकि तुम अब कंफ्यूज ना हो, अब तुम्हें हर चीज़ एकदम क्लियर रहे। तो तुम्हें मालूम है, तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि भैया P&L में जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वेयर हाउस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। वेयर हाउस रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस? जो आप वेजेस वेयर हाउस की देते हो, जो वेयर हाउस का आप रेंट देते हो, जो कैरियज आउटवर्ड होगा वो वेयर हाउस से होता है। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सेल्स प्रमोशन हो गया, या फिर कमीशन हो गया, या फिर ऑफिस रेंट हो गया। ये सारी चीज़ें वेयर हाउस और ऑफिस से रिलेटेड ऑपरेटिंग खर्चे हैं, क्योंकि ये आपके ऑपरेशन के काम आते हैं, आपको रेगुलर काम करने के काम आते हैं। तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लेते ही हो P&L के अंदर। फिर दूसरी चीज़, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेते हो, उसमें ऐड भी करते हो भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये भी आपको याद होगा कि हम ले दे के नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी ऐड करते हैं। तो P&L में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यार P&L से उठाना क्या है आपको? P&L से, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑपरेशंस का, हमने क्वेश्चन किया है ऑपरेटिंग रेशियो का, तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उठा लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, वैसे ही P&L के अंदर अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि वो वेयर हाउस और ऑफिस के होते हैं, वो जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यानी P&L से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उठा लूँगा। तो अल्टीमेटली जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा इसका ऑपरेटिंग रेशियो का, ध्यान देना, वो होगा, इतना लिख लो जल्दी से पहले। सर, इफ वी कंसिडरिंग करंट ईयर देन ओपनिंग स्टॉक इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। यस, बट इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द करंट ईयर, इट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर द करंट ईयर, दैट इज द रीजन इट इज बीइंग टेकन फॉर द करंट ईयर ओनली। भाई ये भी याद रख लेना, ठीक है? हार्दिक भाई क्लियर हुआ तो बता देना। स्टॉक ज़रूरी है कि बचाना ही है लास्ट में? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो बचती ही है लास्ट में, चाहे कुछ भी कर लो। बिकॉज आपके गेस कभी भी 100% सही नहीं हो सकते, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यस, 9 वीडियोस देख लो। हाँ, वो सही बोला हर्ष भाई, मैं टोटली एग्री करता हूँ भाई आपसे। तो इतना लिखने के बाद अपॉन में आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 हो जाएगा। जगह बची है कि नहीं बची है? हाँ ठीक है, आ जाएगा। लिख लोगे तुम लोग? ये लो भाई, लिख लो जल्दी से। प्रखर, क्या ओपनिंग वाला समझ में नहीं आया? बताओ ना यार मुझे, ओपनिंग वाला क्या समझ में नहीं आया? प्लीज़ पूछिए। हाँ हार्दिक भाई सही बोल रहे हैं। प्रखर भाई देखो यार, बात ये है कि ओपनिंग मतलब किसी ने पूछा था कि ओपनिंग स्टॉक को हम क्यों ले रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक क्यों लिया जा रहा है, जबकि ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल से आया होगा ना। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट ईयर में आके ओपनिंग स्टॉक हो गया होगा, तो फिर हम उसको क्यों ले रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द लॉजिक? तो यार मेरा सिंपल कहना ये है कि हम इस साल में वो सारा स्टॉक लेंगे जो करंट ईयर में यूज़ हुआ है या जो करंट ईयर में प्रोडक्शन में काम में आया है। तो ओपनिंग स्टॉक जो हम लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक को लिखने का रीज़न यही है कि भले ही वो ओपनिंग स्टॉक है, भले ही वो पिछले साल से आया है, लेकिन वो इस साल के प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है, मतलब वो इस साल के प्रोडक्शन की कॉस्ट है, इसलिए मैंने उसको लिया है। जैसे मैंने क्लोजिंग को क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि वो इस साल की कॉस्ट नहीं है। क्लोजिंग यानी बच गया, इस साल वो यूज़ ही नहीं हुआ, वो कब यूज़ होगा? अगले साल। तो वो भी अगले साल जाके अगले साल की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा, यानी अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और अगले साल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्यों? अगेन क्योंकि वो अगले साल यूज़ होगा, इसलिए इस साल क्लोजिंग स्टॉक माइनस, अगले साल में वो ओपनिंग स्टॉक करके प्लस।
P&L के अंदर आयुषी तुमने फिर मेरे शुरुआत के वीडियोस बिल्कुल नहीं देखे हैं और मैं चाहूँगा कि तुम जाके देखो, लेकिन मेरा काम है बताना, तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि P&L के अंदर बहुत सारे खर्चे आते हैं। P&L के अंदर ऑपरेशंस रिलेटेड खर्चे भी आते हैं, क्योंकि वेयरहाउस और ऑफिस के रिलेटेड खर्चे पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। उसके बाद ये तो ऑफिस और वेयरहाउस रिलेटेड खर्चे हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन खर्चों को लिया जाता है। जैसे हमारे हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे हमारे हो गए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये सारे भी लिए जाते हैं। इनकम ऐड हो जाती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। ये नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो P&L से ऑपरेटिंग रेशियो के लिए क्या उठाना है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम P&L से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उठाते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि वो वेयरहाउस और ऑफिस से रिलेटेड हैं। डायरेक्ट कौन होता है? फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन इसलिए है क्योंकि फैक्ट्री इज दैट प्लेस जहां पे प्रोडक्शन होता है, द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस वाली सिचुएशन है। तो बाकी वेयरहाउस और ऑफिस इनडायरेक्ट हो जाते हैं, तो हम उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसलिए मैंने फॉर्मूले में P&L वाले जो खर्चे हैं उनको इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिया है, वेयरहाउस और ऑफिस के खर्चे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए बहुत इजी हैं अगर तुमने मेरे शुरुआत के 8-10 वीडियोस जो भी हैं वो बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। अगर वो किया है, ये तुम्हारे लिए बेसिक कप ऑफ टी होना चाहिए कि हाँ भैया ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं देखें तो लिटरली तुम्हें ये फिगर आउट करने में बहुत दिक्कतें होंगी। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग क्या होता है, भगवान जाने क्या क्या। एक्सपेंसेस ही क्यों लेते हैं, इनकम क्यों नहीं लेते? क्योंकि यार हर्ष भाई ये ऑपरेटिंग रेशियो है, और हर्ष भाई ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि तुम्हारे ऑपरेशंस की कॉस्ट निकाल के बताओ। ठीक है हर्ष? तो इनकम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इनकम का नहीं है, मतलब वैसे तो इनकम भी लिए, अगर डिवीजन में देखा जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई वो ये है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कितनी है इन कंपैरिजन टू द रेवेन्यू दैट वी आर जनरेटिंग, ये चेक किया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में गीतिका हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया था, इसमें हमने कॉस्ट ली है, बस डिफरेंस ये है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तभी मैंने इन दोनों को बहुत डिस्टेंट करवाया। मैं चाहता तो बैक टू बैक करवा देता, लेकिन तुम्हारे दिमाग घूम जाते। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का कंसेप्ट बनता तुम्हारा, ना ऑपरेटिंग रेशियो का कंसेप्ट बनता, और दोनों के तुम सेम फॉर्मूले याद कर लेते। मैंने इतने दिनों बाद क्यों करवाया ऑपरेटिंग रेशियो को, सबसे लास्ट में क्यों रखा? अगेन टू अवॉइड द कन्फ्यूजन जो तुम्हें हो सकती है। तो प्लीज समझो इस बात को कि ये कन्फ्यूजन क्या हो सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है? भैया बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेता है, और जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो कॉस्ट लेता है, बनाने की जो कॉस्ट आती है ओवरऑल उसको लेता है। तो बताओ कोई दिक्कत है यहां तक कोई भी रेशियो याद करने में? मंडे तक मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हारे सारे रेशियोज याद होने चाहिए जितने भी हैं। चलो रेशियोज को खत्म करते हैं। 2 रेशियोज बचेंगे जो मैं तभी करवाऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि उनकी वैल्यू 0/सन्नाटा है, 0/सन्नाटा। मैं नहीं चाहता कि उनको अभी तुम दिमाग में भरो, क्योंकि उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कुछ और नहीं चाहिए तुम्हें। सो लास्ट एक रेशियो करवा रहा हूँ जो तुम्हें याद रखना है, एंड मंडे तक याद हो जाने चाहिए सारे रेशियोज। बैठ के मेरे वीडियोस देखो। लिटरली मैं वैसा नहीं पढ़ाता या हिटलर टाइप नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा कि भैया याद करके रखना, तुम्हें याद तुम्हारे कैसे होंगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने हर एक रेशियो इतना डिटेल में पढ़ा है कि तुम्हें ऑटोमेटिकली, अगर तुमने ऐसे ही पढ़ा है मेरे साथ, तो तुम्हें अलग से टाइम स्पेंड भी नहीं करना पड़ा है याद करने के लिए। ठीक है? तो कृपया करके ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये जताना चाहता है या ये पता करना चाहता है कि पांडे जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ज़रा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ पांडे जी, मैं रिया पांडे जी, कि आपका प्रॉफिट कितना कैपेबल है इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। नहीं, डिविडेंड वाली चीज़ ही नहीं है। अगर हार्दिक भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, तो बिफोर डिविडेंड तो होगा ही होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर आती है डिविडेंड की बारी। डिविडेंड 3rd नंबर पे आता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, लेकिन अगर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखोगे तो भी हार्दिक भाई काम चल जाएगा। चलो तो भाई इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा। आप इसमें याद रखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपने कितना अर्न किया है अपॉन आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है। से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए पे करना है। इंटरेस्ट इज जस्ट 10,000 रुपीज दैट यू हैव टू पे। कितना कितना अच्छी बात है भाई, कितनी शानदार बात है, जरा सोच के देखो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 4 0 से यहां 4 0 कट करते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका 20 टाइम्स है।
दैट मीन्स आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि आपका जो इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन आ रहा है लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हो, आप उस इंटरेस्ट को 20 टाइम्स तक कवर कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसीलिए लिया जाता है या इसलिए निकाला जाता है बिकॉज यू कैन फिगर आउट कि आपके पास क्या इतना कैपेबल प्रॉफिट है जो आपके इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स को कवर अप कर सके। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना, और मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि CBSE और ISC कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आपको जिस पे इंटरेस्ट लेना है वो लॉन्ग टर्म डेट पे लेना है, शॉर्ट टर्म पे नहीं लेना है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। वी ट्राई टू डिटरमाइन वेदर अवर प्रॉफिट इज केपेबल एनफ टू कवर अप द ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये रेशियो डिफाइन करता है। ठीक है लियो भाई, तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सीख लिया कि हमारा नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए है और इंटरेस्ट सिर्फ 10,000 रुपये देना होता है। तो इससे पता चला कि हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना कैपेबल है कि इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन को 20 टाइम्स कवर अप कर रहा है। चलो यार बताओ यार भाई, समर भाई आंसर आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया? समर भाई कहाँ है? बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी आंसर दो, बताओ आया कि नहीं। यहाँ तक अपना रेशियोज चैप्टर ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे वो जो 2 रेशियो हैं वो अपन बाद में ही करेंगे, वो अपन अभी कन्फ्यूजन नहीं फैलाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन परेशान नहीं होंगे, अपन आराम से करेंगे। चलो तो बहुत अच्छी बात है, रेशियोज़ आपको याद रखना है। समर भाई कोई बात नहीं, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा सब अपना और अच्छे से याद करिएगा सारी चीज़ें। आपके रेशियोज़ पूरे स्ट्रांग होने चाहिए, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। प्लीज़ इतने ही अच्छे से पढ़ना है, इतने ही आसानी से पढ़ना है, इतने ही आराम से पढ़ना है। तो कृपया करके आप सारी चीज़ें याद करके रखिएगा। मैं चाहूँगा कि आपको पूरे रेशियोज़ याद हो जाएं, अच्छे से याद हो जाएं, सो दैट जब मंडे को मैं क्वेश्चंस कराने बैठूं तो सर मत खुजाते रहना कि यार ये कौन सा रेशियो इसके अंदर क्या आता था, बिकॉज मैंने इसका पूरा बेस बना दिया है। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक एटलीस्ट सारे वीडियोस देख लो, गो थ्रू हो लो अगर कोई कन्फ्यूजन है कंसेप्ट्स को लेके, क्योंकि जब मैं रेशियोज़ के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो पसीने छूट जाएंगे बेटा, अगर कंसेप्ट्स नहीं आते हैं। और अगर कंसेप्ट्स आते हैं तो हंसी आएगी कि इतना ईजी चैप्टर था यार, थोड़ी सी मेहनत ही कर लेता, कितनी भी नींद आए, कितना भी आलस आए। तो चलो भाई मिलते हैं फाइनली, अपन अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे उतरेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करना चालू करेंगे मंडे से। कल मिलते हैं इको की क्लास के लिए, तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।